हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसके चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 5 को स्टडी करेंगे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम देखेंगे किस प्रकार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंटरडिपेंडेंसी है, अर्थात ये एक दूसरे की किस प्रकार एक दूसरे की आपस में इनकी निर्भरता है, किस प्रकार यह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और कुछ पैराडॉक्स भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सही है लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर जो है वो सही नहीं ठहरती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इज ए सिंगल सब्जेक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है एक सिंगल सब्जेक्ट है और इसको दो कंपार्टमेंट में इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड देयर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू। कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने रिटन फॉर्म लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें कह रहा है जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है, जब वस्तुओं की कीमतें गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, कब आया कि जब एक लोगों के ग्रुप के बिहेवियर को एनालिसिस किया गया। जब एक लोगों के ग्रुप के बिहेवियर को जो है एनालाइज किया गया, तब जो है ये लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्टेंस में आता है कि देखा गया एक ग्रुप को कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग जो अपने डिमांड को घटा देते हैं और कीमतें कम होती हैं तो लोग अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यह नियम, यह जो है जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है, यह एग्जिस्टेंस में आया कब, जब ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी किया गया। इस प्रकार यह जो है लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्टेंस में आता है कि नहीं, जब प्राइसेस जो है हाई होती है, हायर होती है, तब डिमांड जो है वह लोअर हो जाती है, और जब प्राइसेस लोअर होती हैं तो डिमांड हायर हो जाती है। और सेकंड बात है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। इसमें है कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, जो किसी वस्तु की प्राइस होती है, क्या इन्फ्लुएंस्ड, वह इन्फ्लुएंस्ड होती है अर्थात प्रभावित होती है, किससे? बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल होती है, जो जनरल प्राइस लेवल होती है इकोनॉमी की, उससे जो है किसी वस्तु की प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तरफ जो है एक लोगों के ग्रुप को स्टडी करके जो है उसके बिहेवियर को स्टडी करके ये लॉ जो है एग्जिस्टेंस में आता है, माइक्रो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ ग्रुप के लोगों को के बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, उसको जब एनालाइज किया गया तब जो है ये डिमांड ऑफ लॉ आता है। तो ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। और नीचे वाले में क्या है कि किसी वस्तु की जो किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है उससे वह प्रभावित होती है। तो अब यहाँ पर क्या, बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। छोटे से ग्रुप के लोगों को जो है बिहेवियर को स्टडी करके ये एनालाइज किया गया, ये लॉ ऑफ डिमांड को निकाला गया जो कि बड़े लेवल पर लागू होता है, अप्लाई होता है। और जबकि जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या किया कि एक इकोनॉमी में जो भी प्राइस, जनरल प्राइस लेवल होती है, वह जो है प्रभावित करती है किसको? किसी विशेष वस्तु की प्राइस को प्रभावित करती है। तो अब यहाँ पर एक बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आया जा रहा है। जनरल प्राइस लेवल क्या है? ये मैक्रो को इंडिकेट करती है, और जबकि किसी विशेष वस्तु की जो प्राइस है वह माइक्रो लेवल को इंडिकेट करती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे
कि किस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है, किस तरह इसकी इंटरडिपेंडेंसी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि किस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसमें कह रहा है कि नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज नथिंग, जो एक देश की जो नेशनल इनकम है वह जो है कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है बट द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कंट्री। एक देश के की कह रहा है कि एक देश के प्रति व्यक्ति आय के टोटल के अलावा कुछ नहीं है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो पर कैपिटा इनकम है सभी का क्या है? एडिशन है। एक एक व्यक्ति को के इनकम को जोड़ करके नेशनल इनकम बनती है। तो अब यहाँ पर दिखाता है कि किस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिपेंड करता है। अब यहाँ पर नेशनल इनकम क्या है? ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। अब ये किस पर निर्भर करता है? ये जो है इंडिविजुअल इनकम पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। तो अब यहाँ पर नेशनल इनकम क्या है? ये ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, और पर कैपिटा इनकम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दर्शाया जाता है कि किस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीगेट डिमांड होती है मतलब जो कुल मांग होती है एक इकोनॉमी की, जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो कुल मांग होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? वह जो है हाउस होल्ड की इंडिविजुअल डिमांड पे निर्भर करती है। मतलब एक किसी मार्केट की डिमांड या किसी व्यक्ति की डिमांड, किसी ग्रुप की डिमांड एक इकोनॉमी में, इन सबको मिला करके डिमांड को जो है कौन सी डिमांड जनरेट होती है? तो ये एग्रीगेट डिमांड होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि जैसे कोई मार्केट है, उसमें एक ही वस्तु को ले लीजिए, स्टील की डिमांड ले लीजिए या आयरन की डिमांड ले लीजिए। ठीक है, इस मार्केट में इतनी है, किसी दूसरे मार्केट में इतनी है, किसी तीसरे मार्केट में इतनी है, किसी दूसरे ज़िले में इतनी है, किसी राज्य में इतनी है, फिर पूरे देश में इतनी है। तो कुल अब ये छोटी छोटी जो डिमांड है, जो छोटे लेवल पे है, मैक्रो लेवल पर हैं, इनको सब मिलाकर टोटल एग्रीगेट डिमांड बनती है बड़े लेवल की। तो अब यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है किस पर निर्भर करती है? जो इंडिविजुअल डिमांड है उस पर निर्भर करती है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो पैराडॉक्सेस। माइक्रो और मैक्रो में क्या पैराडॉक्सेस हैं? इन दोनों के बीच जो है क्या पैराडॉक्सेस कहाँ पर कैसे है, हम इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि सेविंग है, सेविंग करना, बचत करना। यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बचत कर रहा है तो उसके लिए सेविंग क्या है? बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? कि कोई एक व्यक्ति जो है सेविंग कर रहा है तो उस सेविंग को बचा करके वो बाद में उसको इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन यदि इसी को मैक्रो लेवल पर देखा जाए, माइक्रो लेवल पर तो ये सही है कि एक जो है एक व्यक्ति जो है एक इकोनॉमी में या एक ग्रुप में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सेविंग कर रहा है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है कि वह धीरे धीरे सेविंग करके फिर उसे जो है कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उससे वो प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन यदि इसी को मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो मैक्रो लेवल पर यदि सेविंग की जा रही है, होल इकोनॉमी सेविंग कर रही है, तो वो क्या होगा? उस इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। कैसे हार्मफुल होगा? देखिए यदि सभी एक इकोनॉमी में सभी लोग बचत करने लगें तब क्या होगा? यदि सभी लोग बचत करने लगेंगे तो तुरंत क्या होगी कि वस्तुओं की डिमांड गिर जाएगी। वस्तुओं की डिमांड गिरेगी तो उसका उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा तो उसमें जो लगे हुए जो उत्पादन के साधन हैं वह बेरोजगार हो जाएंगे, आय कम हो जाएगी, और फिर यह जो है फिर चक्रीय रूप से इसको प्रभावित करेगी। इकोनॉमी क्या है वो उसमें डाउनफॉल हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पर यही मैक्रो में यही पैराडॉक्स है कि कोई चीज़ जो एक व्यक्तिगत लेवल पे या छोटे लेवल पे सही है वो जरूरी नहीं कि वो बड़े लेवल पर भी सही हो। जैसे कि सेविंग करना किसी व्यक्ति के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन यदि पूरी इकोनॉमी सेविंग करने लगे तो यह बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पैराडॉक्स हो जा रहा है, यहाँ पर पैराडॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि एक व्यक्ति के लिए तो सही है सेविंग करना, लेकिन यदि पूरी इकोनॉमी सेविंग करने लगे तो यह सही नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमी क्या होगी? डाउनफॉल होने लगेगी, क्योंकि यह सारी चीज़ों को, डिमांड को, उत्पादन को, एम्प्लॉयमेंट को, सभी चीज़ों को यह प्रभावित करने लगेगी। तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट समझते हैं कि विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स
or macroeconomics? Students, let's understand which is more important, microeconomics और macroeconomics. हम समझें कि माइक्रोइकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोइकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. देखिए इसमें जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इंपॉर्टेंट. नो वन इज लेस आर मोर इंपॉर्टेंट. देखिए माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करती है, कंसंट्रेट्स, किस पर कंसंट्रेट करती है, कंसंट्रेट करती है ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है अपना कंसंट्रेशन किस पर करती है, कह रहा है कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के वर्किंग पर यह अपना कंसंट्रेशन करती है कि किस प्रकार जो है एक इंडिविजुअल कंपोनेंट या इंडिविजुअल यूनिट जो है किस प्रकार वो वर्क करती है, इस पर यह अपना कंसंट्रेशन करती है. जबकि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करती है, मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज, मैक्रोइकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है, द इकोनॉमी इन जनरल. यह पूरे एक इकोनॉमी के जनरल फॉर्म में स्टडी करती है, एक जनरल फॉर्म में जो है पूरी इकोनॉमी को स्टडी मैक्रोइकोनॉमिक्स करता है. जबकि माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, ये कंसंट्रेट करता है किस पर, ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट या जो इंडिविजुअल यूनिट होती है कैसे वर्क करती है, इस पर अपना कंसंट्रेशन करता है. जबकि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करती है कि पूरी इकोनॉमी की एक जनरल फॉर्म में जो है पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है. इसलिए जो है मैक्रोइकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है. इसलिए मैक्रोइकोनॉमिक्स के लिए जो है एक सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है. मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रोइकोनॉमिक पैराडॉक्सेस. जो माइक्रोइकोनॉमी है पूरे वह जो है पूरी इकोनॉमी को एकदम होल फॉर्म में मतलब एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर पाती है. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है ऐसे कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से जो है ऐसे होल वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर पाती है. इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है मैक्रोइकोनॉमिक्स की. जैसे मैंने अभी बताया था कि जिसे सेविंग करना है एक इंडिविजुअल लेवल पर, ये सही हो सकता है कोई फला व्यक्ति जो है राम श्याम गोविंद या मोहन, वो उसे बचत करनी चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल होता है इंडिविजुअल लेवल पर बचत करना. लेकिन हम अब इस निष्कर्ष के आधार पर जो है इसे पूरी इकोनॉमी पर लागू नहीं कर सकते. यदि हम लागू कर देंगे तो इसके परिणाम जो है हानिकारक होंगे, हार्मफुल होंगे. बचत करना राम के लिए लाभदायक है, बचत करना श्याम के लिए लाभदायक है, बचत करना गोविंद के लिए लाभदायक है, लेकिन इसे हम पूरी इकोनॉमी पर लागू नहीं कर सकते हैं. क्योंकि यदि पूरी इकोनॉमी बचत करने लगेगी, सेविंग करने लगेगी, तब क्या होगा, तब जो है इकोनॉमी डाउनफॉल आ जाएगा. क्योंकि पूरी इकोनॉमी सेविंग करने लगेगी तो वह जो है वस्तुओं की डिमांड घट जाएगी. जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड घट जाएगी तो उनका उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा तो रोजगार घट जाएगा, रोजगार घट जाएगा तो इनकम घट जाएगी. फिर इसी तरह यह जो है पूरे एक सर्कुलर फॉर्म में पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता होती है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि किस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, किस तरह इनके बीच इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, किस पर एक दूसरे पर डिपेंड है. क्योंकि हमें यदि किसी सिद्धांत, किसी निष्कर्ष या नियम को लागू करना है तो उससे हमें दोनों स्तर पर देखना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी. हम केवल माइक्रो लेवल के आधार पर किसी नियम को लागू नहीं कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि वो मैक्रो लेवल पर भी काम करेगी, या मैक्रो लेवल पर यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कोई नियम लागू करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो मैक्रो लेवल पर भी बेनिफिशियल होगी. इस तरह एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए, उसके फंक्शन को समझने के लिए, कैसे कार्य करता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों जो है इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा वीडियो रहा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.